Hi, welcome to the second video of How Finance Works by Mihir Desai. In the last chapter, we studied about the different financial ratios and their implications. Also, we studied about uh, the various components of a financial statement like balance sheet, then profit and loss, then income statement. Okay, so in this particular chapter, we are going to learn first of all how important is cash. The importance of cash we will learn, and the second thing that we will learn is the some important concepts like NPV, IRR, discount rate, etc. So, without any further delay, let's get started. So, hi, welcome to the second chapter of How Finance Works. The name of this chapter is The Finance Perspective. So, let's get started. So, accounting statements are critically important for understanding a corporate finance. Okay. So, entire this page is concerned about why cash is important. Why cash is important and why net profit is not an accurate measure. ओके सो यहाँ पे बोलता है कि नेट प्रॉफिट जो निकलता है विच इज द बैलेंस दैट कम्स in income statement, so it is not a very reliable measure to assess a company, right? यहाँ पे देखो आप बोल रहा है कि is emphasize while accounting emphasize net profit, finance professionals consider net profit flawed as it ignores several important issues. Okay, so और एक और इम्पोर्टेंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फाइनेंस और अकाउंटिंग का जो फाइट है वो क्यों है। क्योंकि फाइनेंस देखिए, अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंस का एक कंसेप्ट है। ओके, फाइनेंस कवर्स एन अम्ब्रेला फुल ऑफ कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट अम्ब्रेला, राइट? तो यहाँ पे दिया है कि फाइनेंस को अकाउंटिंग के सिर्फ दो प्रिंसिपल्स से प्रॉब्लम है। फर्स्ट है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, जो कहता है कि आप सिर्फ उन्हीं एसेट्स को रिकॉर्ड कर सकते हो जो आप मेजर कर सकते हो। इसकी वजह से जो एप्पल है उसने वो वो अपना जो ब्रांड का वैल्यू है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जो जिसका वैल्यू फोर्ब्स ने कैलकुलेट किया था 154.1 बिलियन। ओके, एंड उसके बाद ये हुआ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, और दूसरा है एक्रूअल अकाउंटिंग। तो एक्रूअल अकाउंटिंग क्या कहता है कि आप जो है थोड़ा अपने जो बैलेंसेस है, एसेट और लायबिलिटीज, ये दोनों बैलेंस के साथ छेड़खानी कर सकते हो to match them, right? For example, the rule of accrual accounting try to smooth out both revenues and costs in an effort to better reflect economic reality. They allow a company to capitalize an investment as an asset. अब investment को लोग asset as an asset शो कर सकते हैं, राइट? जो कि गलत है। एक बार पढ़ लेते हैं कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल और एक्रूअल अकाउंटिंग क्या होता है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल अकाउंटिंग, तो that requires company accounts to be prepared with caution and high degrees of verification. All probable losses are recorded when they discount, while gains can only be registered when they are fully realized. Okay, so कंजर्वेटिज्म यही कहता है कि जो मतलब अकाउंट्स बनाते वक्त आप वही वैल्यूज रिकॉर्ड कर सकते हो जो एक्चुअल में आप प्रूव कर सकते हो, है ना? और ब्रांड को तो कोई मतलब इजीली प्रूव नहीं कर सकते, तो इसलिए ब्रांड कभी कभी अनरिकॉर्डेड रह जाता है। और दूसरा है एक्रूअल प्रिंसिपल। Accrual accounting is an accounting method where revenue or expense are recorded when a transaction occurs, when payment is received is made. हाँ, so accrual क्या कहता है कि अगर आपने कोई सेल्स मेड किया है और उसका जो पैसा है वो आपको ऑन फ्यूचर डेट मिलने वाला है, बट आप क्या करोगे कि आप वो जब मिलेगा तभी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है? आप एडवांस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट, सो इन दोनों जो कंसेप्ट है, ये दोनों उनकी वजह से
फाइनेंस को अकाउंटिंग से प्रॉब्लम है। सो लेट्स कंटिन्यू रीडिंग। सो व्हाट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट कैश। सो हम जब कैश की बात करते हैं तो हमारा क्या मतलब है ना। तो देखिए, कैश का यहाँ से मतलब है कि यहाँ पे भी वही सेम बात करता है कि नेट प्रॉफिट क्यों एक अच्छा मेजर नहीं है अकाउंटिंग में करने का। और उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। सो नेट प्रॉफिट से अगर हम लोग, अच्छा मैं क्यों लिख रहा हूँ, यहीं पे दिया हुआ है देखिए। नेट प्रॉफिट से हम जब इंटरेस्ट जोड़ते हैं और टैक्सेस जोड़ते हैं तो हमें ईबिट मिलता है। और इसके साथ हम फर्दर जब डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन ऐड करते हैं, D&A, तो उससे हमें मिलता है ई बिट डा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। अब नेट प्रॉफिट से की जगह ईबिट यूज करने का क्या फायदा है। फायदा ये है कि हम अच्छी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कंपनीज को आपस में, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए, नेट प्रॉफिट से जब ये कुछ इंटरेस्ट हो गया, टैक्सेस हो गया, ये सब जब निकाल देते हैं ना, तो कुछ कंपनीज हो सकता है कि उनका जो टैक्स सिस्टम है वो थोड़ा अलग है, या फिर इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा अनइवन इंटरेस्ट रेट है। सो ये सब की वजह से कंपेयर कंपेयर करना एक कंपनी का दूसरे कंपनी से वो अनफेयर हो जाता है ना। तो ये दोनों कंपनी का ईबिट जब कैलकुलेट कंपेयर करेंगे तो दैट इज अ मोर efficient way to compare them, right? That is why EBITDA is used instead of net profit. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है देखिए, अमेजोन का एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे सेल्स है हमारा 88,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स है हमारा, ये निकाल दिया, ग्रॉस मार्जिन बचा 26,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाल दिया, तो ऑपरेटिंग इनकम जो है, इसको ईबिट भी कहते हैं, वो $178 बचा। लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस $178 million ऑफ कोर्स। लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस जब यहाँ से निकाल दिया, फिर टैक्स एक्सपेंस निकाल दिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम निकाल दिया, तो ये माइनस में बचा। ओके, बट ये जो है, ये जो एक्सपेंसेस है ये निकालना, इट इज नॉट वर्थ वाइल, राइट। देखिए यहाँ पे दिया है, Amazon provides a compelling example of the distinction between these three different measures. In 2014, Amazon's net profit was minus 241 million. Amazon's EBIT, however, was 178 million, and the difference 419 million dollars for represent taxes, interest, and currency adjustment. What about EBITDA? Because of a whopping 4.746 billion depreciation amortization, EBITDA here is 4.924 billion, a far cry from the net loss from 278 million. So Amazon generate lot of cash as measured by EBITDA, but had losses according to profitability measures. Okay. सो यही जैसा कि मैंने बताया कि इसके पास कैश था, लेकिन एक्सपेंसेस की वजह से इसका लॉस हो गया। लेकिन ये दिस इज नॉट एक्यूरेट एक्यूरेट डिपिक्शन फॉर इन्वेस्टर्स, कि इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर्स क्या सिर्फ इसी वजह से अमेजोन पे इन्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, क्योंकि उसका टैक्स ज्यादा है। बिकॉज दीज थिंग्स वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। हो सकता है कि टैक्स वापस से पूरा एग्जेम्प्ट हो गया, है ना, या फिर बहुत ज्यादा एग्जेम्प्ट हो गया, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ फिर। So, from EBITDA to operating cash flows. Given the obsession with cash, it's not surprising that there is a separate financial statement dedicated to it, the statement of cash flows. ओके, सो यहाँ पे यही बताया कि जो EBITDA है वो कैश पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, और इसलिए एक अलग इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। सो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बेसिकली तीन हेड मेजर हेड पे डील करता है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड थर्ड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, है ना। ये तीन मेजर हेडिंग्स होते हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट मेजर करता है कि कितना कैश इन हुआ और कितना कैश आउट हुआ, है ना। ओके, सो एंड ब्रिंग्स आउट टुगेदर। ओके ओके ओके। Operating cash flow is distinct from EBITDA in several ways. Operating cash flow is distinct from EBITDA in several ways. First and foremost, it considers cost of working capital.
And second, it accounts for tax and interest payments or beginning with net profit. And finally, it includes non-cash expenses other than depreciation and amortization. अच्छा, ये यहाँ पे बताया कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो कैसे EBITDA से अलग है, तो ये उतना रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए. What about the rest of the cash flow statements? Briefly, for investing section of the cash flow statement emphasize on the ongoing investment that bypass the income statement and go straight into the balance sheet, such as capital expenditures and acquisition. The financing section examines whether a company has offered debt or paid back debt, issued equity or bought back stock, and reveals the cash non-sequence or doing so. Figure 2.1 provides a generic statement of cash flows along with Starbucks 2017 data. As the figure demonstrates, the statement maps how cash positions change over the course of the year because of operating performance along with investing and financing decisions. ओके, सो आप यहाँ पे एक देख सकते हैं कि ये जो है एक स्टारबक्स का, आई थिंक, हाँ, स्टारबक्स का जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट है. यहाँ पे 2016 में इसका बैलेंस था 2129 और 2017 में इसका कैश बैलेंस है 2464. ओके, और ये जो है इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट है. हालांकि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के मतलब जो फॉर्मल फॉर्मेट है उस अकॉर्डिंग नहीं पे दिया गया है, बट दिस इज मोटा मोटी द फिगर ऑफ रफ फिगर ऑफ कैश फ्लो, राइट. सो उसके बाद हम आते हैं वर्किंग कैपिटल में. तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. हालांकि यहाँ पे स्टॉक भी ऐड होता है ना. तो क्या वर्किंग कैपिटल का जो डेफिनेशन है, दैट इज कितना डे टू डे कैपिटल, जो पैसा है, डे टू डे पैसा आपके हाथ में है, जिसको आप ऑपरेशन के पर्पस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना. और वर्किंग कैपिटल मेनली तीन चीजों को अकाउंट करता है: अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंटरी एंड अकाउंट्स पेएबल. तीनों को मैंने लास्ट चैप्टर में समझाया था, आप चाहे तो देख सकते हैं. अकाउंट्स रिसीवेबल मतलब होता है हम डेटर से कितना रिसीव करेंगे. इन्वेंटरी मतलब होता है कि हमारे पास स्टॉक कितना है. और अकाउंट्स पेएबल मतलब हम क्रेडिटर से कितना रिसीव करेंगे. और वर्किंग कैपिटल इज accounts receivable plus inventory minus account payable. One simple way to think about consequences of working capital is to note that daily operation of a company result in an amount that needs to be financed. Like any other asset, if the amount of working capital is lowered, that lowers the financing need of a corporation. So the way you manage working capital has deep financial consequences. Okay. So यहाँ पे बोलता है कि कितना जरूरी है वर्किंग कैपिटल को ढंग से मैनेज करना. कैश कन्वर्शन साइकिल. सो कैश कन्वर्शन साइकिल का मतलब होता है कि आपका जो कैश है वो कितना जल्दी आपके पास वापस आ रहा है ना. तो एक सेकेंड. हाँ, इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल से बोलूं, तो सपोज यहाँ पे भी यही एग्जाम्पल होल्ड किया गया, बोला गया है कि आप अपने पॉकेट से पैसा निकाल के एक हथौड़ा खरीदते हैं. हथौड़ा, राइट. और उस हथौड़े को आप क्रेडिट में बेचते हैं किसी रिटेलर को, सॉरी, किसी होलसेलर को. होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है, कस्टमर पैसा देता है उसको, रिटेलर को, रिटेलर फिर इसको पैसा देता है होलसेलर को, होलसेलर फिर आपको पैसा देता है. तो ये जो पीरियड है, सपोज ये पूरा पीरियड खत्म होने में एक एक महीना लगा, तो ये एक महीना जो है, दैट इज योर कैश कन्वर्शन साइकिल, है ना. दैट 1 month इज योर कैश कन्वर्शन साइकिल. So a powerful way to frame the financing consequence of working capital is to frame working capital temporally rather than monetarily. This framing is called cash conversion cycle. To see cash conversion cycle, imagine that you run a hardware store and buy hammers from wholesaler and sell them to home improvement professional. They're associated with single hammer and they don't happen at the same time. You will have to buy the hammer, pay for it, sell it, collect the cash for that sale. Let's say you sell the hammer 70 days after you bought it, and you don't get paid until 40 days after the sale. So those figures correspond to days inventory of 70 days and receivable collection period of 40 days.
From business perspective, this means 110 days elapse from the time when you buy hammer to getting cash from it. In addition, you didn't pay cash for that hammer until 30 days after buying it. From a cash perspective, you need to generate cash to pay for the hammer 80 days before receiving the cash. If companies pay before getting paid, if companies pay before getting paid, they must finance the shortfalls in the cash conversion. And none of these shows up in measures of net profit or EBITDA. So just buying and selling hammers creates a financial need. देखिए ये जो है इसको कैश कन्वर्सन साइकिल को एक पिक्चर के साथ डिपिक्ट किया गया है कि यहाँ पे आप हैमर को खरीदते हैं, फिर यहाँ पे पेमेंट फॉर हैमर डेज इन्वेंट, देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका जो है दैट वो आपका हैमर जो है वो पड़ा रहता है स्टॉक में। उसके बाद यहाँ पे जाके सेल होता है और इतने दिन बाद अ, जो है आपको पैसा मिलता है ना। तो दिस इंटायर थिंग इज योर फंडिंग गैप। और बाकी पूरे इस पार्टिकुलर एरिया में यही बोला गया है। और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि फॉर एग्जांपल आप सपोज किसी को उधार में देते हो और वो आप उसको एक पार्टिकुलर टाइम स्पेन देते हो कि एक महीने के अंदर अंदर अगर तू मेरे को वापस किया पैसा तो मैं तेरे को 2% डिस्काउंट दूंगा। तो सॉरी, आप मतलब आप किसी के लिए क्रेडिटर हो और वो कहता है कि भाई तू मेरे को एक महीने के अंदर वापस पैसा दे दे, मैं तेरे को 2% डिस्काउंट दूंगा। तो ये 2% डिस्काउंट की आपको मान लेना चाहिए तभी नहीं। ये एक फाइनेंसिंग डिसीजन है और आपको पहले ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट खोज लेना चाहिए कि मतलब आप जो उसको पेमेंट करोगे वापस, तो वो जो आप पैसा उसको पे करोगे वो अगर कहीं ऑल्टरनेटिव सोर्स में डाल दिया था तो उससे ज्यादा जो है रिटर्न आपको कहीं मिलेगा क्या? अगर मिलता है तो आप उसको पैसा वापस नहीं करोगे, आप उस सोर्स पे डालोगे। अगर नहीं होता तो आप उसको वापस कर दोगे और अपना 2% डिस्काउंट जो है ले लोगे। हाउ Amazon grows and grows. To see the power of working capital for the financial model, let's learn to read Amazon. Amazon actually manages inventory reserve payments in such a way that it ends up with the called a negative working capital cycle or negative cash conversion cycle. In the hardware store, for example, the store has a financing need creative operations. Imagine if you lived in a world where buying and selling hammers wasn't a drain on cash, but buying and selling hammers actually generated cash. That's exactly the case with Amazon. In 2014, Amazon averaged 46 days of inventory and it collected from its customers after 21 days on average, slightly long for a retailer because it reflects its cloud computing business. The icing on the cake is that Amazon, due to its market dominance, can exert a large number of power over its suppliers to make them wait before getting paid, and it averaged 91 days to paid suppliers. That reflects a negative cash conversion cycle of 24 days. The upshot for Amazon is that its operations become a source of cash. Amazon and Apple, for that matter, have working capital cycles that allow them to grow rapidly without seeking external financing. That's another way of saying the cash they generate from their working capital becomes a powerful part of the business model. In effect, suppliers are financing Amazon and Apple's growth, but companies are substituting. See, देखिए यहाँ पे बोला है कि Amazon और Apple जो है they have a very low what you call cash conversion cycle. उन वो ज्यादा क्रेडिट में जो है, क्योंकि देखिए हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि कैश कन्वर्सन साइकिल किसका कम होता है, डेज इन्वेंटरी किसका कम होता है, जो कंपनीज डायरेक्टली रिटेल को मतलब हम और आप जैसे व्यक्ति को सेल करते हैं। तो हम पैसा बहुत जल्दी दे देते हैं, है ना। लेकिन अगर वो लेट्स से कोई इंटेल जैसी कंपनी है जो पार्ट्स डील करती है, तो इन सच कंपनीज जो है वो डेज इन्वेंटरी बहुत ज्यादा हो जाता है ना। तो इन इफेक्ट सप्लायर्स आर फाइनेंसिंग, तो जैसा कि मैंने बताया कि सप्लायर्स ही अमेजोन और एप्पल का जो है बिजनेस काफी मजबूत बना देते हैं।
Operating cash flows advance the journey towards cash in nirvana by beginning with net profit, making adjustment for non-depreciation, and finally adjustment for all the effective. Okay. Finally, free cash flows. The final cash measure is free cash flows, or one of the most important measures of economic performance in finance. You will see this number again and again when you look at how companies are valued or when companies discuss how they are doing. The equation for calculating free cash flows provide a measure of the amount of cash flows truly unencumbered by the operations of business. It's the purest measure of cash and forms the basis of valuation. It removes the distorting effect of non-cash charges such as depreciation, amortization, like EBITDA, accounts for changes in working capital, and finally acknowledges the capital expenditure required for growth and have been avoided so far. In short, free cash flow isolates the cash that is truly free to be distributed or used however the company sees free. तो पूरा जो है इस सेंटेंस का समरी में कि फ्री कैश फ्लो क्या है। फ्री कैश फ्लो वो कैश डिटरमाइन करता है जो कि सच में फ्री है। ओके, to calculate free cash flow, let's start with EBIT to get a sense of operational performance. Since this has to be free cash flow, you need to account for taxes, which result in the next acronym EBIT, or earning before interest and taxes. Then add back to those non-cash expenses such as depreciation, amortization. Second, penalize the company if its working capital needs are such that you must constantly invest capital in work. That's what we saw. The operating cash flow. You subtract any planned or required capital expenditure on an ongoing basis, because that is cash charge not yet considered. तो इस फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे बैलेंस शीट टाइप का कुछ दिया हुआ है। सो यहाँ पे एसेट्स है, यहाँ पे लायबिलिटीज और इक्विटी है, और यहाँ पे कि मतलब पूरा कैसे ईबीआईटी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे फ्री कैश फ्लो इक्वेशन जो है, ईबिट से आप टैक्सेस माइनस करोगे ईबीआईटी बनेगा, वहां पे आप डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जोड़ोगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को ऐड करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड करोगे तो फ्री कैश फ्लो बन जाएगा, है ना। तो दिस इज व्हाट फ्री कैश फ्लो इक्वेशन इज। और फ्री कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज अ मोर accurate measure of you know assessing a company's performance as compared to from actual cash flow statement or assessing their net profit, right? उसके बाद हम आते हैं केस स्टडी पे। ओके, सो ये जो पार्ट है इसमें भी यही बोला है पूरा। Amazon वर्सेस नेटफ्लिक्स, हम एक केस स्टडी पे आते हैं, राइट। तो अभी हम लोग Amazon और नेटफ्लिक्स का जो है कंपेयर करेंगे। तीन चीजें, फर्स्ट इज रेवेन्यू, दूसरा है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, और तीसरा जो है दैट इज फ्री कैश फ्लो। तो नेक्स्ट जो फिगर है नेक्स्ट पेज में दिया है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो है अमेजोन का दैट इज 2001 में 40, यहाँ पे उनका जो स्केल है वो थोड़ा ज़्यादा है, ये मिलियन डॉलर में है, राइट। तो ये धीरे धीरे उठ के 1,60,000 डॉलर तक रेवेन्यू आया अमेजोन का। सिमिलरली नेटफ्लिक्स का जो है वो थोड़ा थोड़ा कम है, लेकिन उसका भी मतलब ग्राफ ऐसे ही उठा है। तो दोनों अपनी जगह पे सही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, राइट। दोनों ग्रोथ दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम कैश फ्लोज की बात करें, ठीक है, अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट जो है दैट इज सही लाइन पे जा रहा है अमेजोन का, लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इसका बहुत ज्यादा मतलब ऊपर उठ रहा है, पॉजिटिव है, राइट। ऑन द अदर हैंड नेटफ्लिक्स का अगर आप देखोगे तो इसका जो है और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव चला गया एक टाइम पे। ओके, नेगेटिव चला गया। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि नेटफ्लिक्स जो है अपना कुछ इन्वेस्टमेंट, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कंटेंट पे कर रही है, और वो कंटेंट अगर फ्लॉप हो जाता है तो उसका जो है इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा, राइट, नेटफ्लिक्स का। सो उसके साथ साथ इन्वेस्टर्स के पैसे और उम्मीद भी डूब जाएंगे, बट दैट इज नॉट द केस विथ Amazon। लेकिन अगर हम दोनों का जो है प्रॉफिट एसेस करें तो प्रॉफिट दोनों का पॉजिटिव है। ओके, सो दैट इज वाई
profit is a skewed net profit is a skewed measure to assess any business. सो इसी में दिखा मतलब यही बोला है। उसके बाद फिक्सेटेड ऑन द फ्यूचर, इसमें देखते हैं क्या बोलता है। तो इस हेडिंग के अंदर क्या कहता है कि फाइनेंस का जो मोटिव है, फाइनेंस का जो एम है, वो प्रोजेक्ट करना है कि कॉरपोरेट का जो इन्वेस्टमेंट है, कॉरपोरेट का जो एसेट है, वो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम रिटर्न, राइट। यही कॉरपोरेट फाइनेंस का वन ऑफ द मेन एम है। ऑलराइट। सो इसके लिए एक टूल यूज होता है दैट इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू, राइट। सो क्या होता है कि कंपनीज के पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होता है। सो ऑप्शन, तो कैसे वो चूज करेगी कौन सा ऑप्शन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको डिसाइड करने के लिए जो है कॉर्पोरेट इस टूल का या फिर फॉर्मूला जो भी आप कहो उसका यूज करती है, ताकि वो एसेस कर सके कि कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का रिटर्न सबसे ज्यादा अच्छा है ना। तो इसमें यही कहता है कि सपोज आपके पास $1 है और आपको आप कहीं पे इन्वेस्ट कर तो आपको 1 साल बाद $1.1 आपके पास मिल जाएगा। सो दैट इज योर फ्यूचर वैल्यू, एंड दैट $1 इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू इफ यू डिस्काउंट इट। यहाँ पे दिया है कि डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला क्या है। ओके, सो डिस्काउंटिंग फॉर्मूला मतलब लेट से हमारे पास ये दिस इज कंसेप्ट वेरी सिमिलर टू सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। सो लेट से आप 10% तक कंपाउंड करके 100 रुपए को 3 साल तक इन्वेस्ट करते हो, राइट। सो योर मनी विल समवट लुक लाइक दिस, 100 इंटू 1.1 का क्यूब, है ना। 100 इंटू 1.1 का क्यूब। ओके। सो अगर आप देखते हो कि आपको कितना मिलता है, 1331 लेट से मिलता है आपको, तो आपको इस ये जो है आपका फ्यूचर वैल्यू है, राइट, दिस इज योर फ्यूचर वैल्यू। इससे अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू पढ़ाना है तो आपको जो है ये वैल्यू इसके साथ 1331/1.1 क्यूब, है ना, तब आपको, सॉरी, 133.1, तो तब आपको 100 मिलेगा। सो यहाँ पे भी यही बोला है कि दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग, ठीक है। और आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज बेसिकली योर डिस्काउंट रेट। इसमें भी यही मल्टी ईयर डिस्काउंटिंग, मतलब पहले यहाँ पे सिंगल ईयर डिस्काउंटिंग बोला कि, उसके बाद मैं तो मल्टी ईयर डिस्काउंटिंग का एग्जाम्पल ही दिया यहाँ पे, राइट। तो मल्टी ईयर डिस्काउंटिंग ये लोग बार बार ऐड किया, मैं एक ही बार में मतलब डिस्काउंटिंग फॉर्मूला लगा दिया। तो उसके बाद ये सब हम लोगों ने कर लिया। तो इम्पैक्ट ऑफ डिस्काउंट रेट्स। तो डिस्काउंट रेट का जो इम्पैक्ट है वो काफी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इट डिस्काउंट का जो इम्पैक्ट है दैट इज अ वेरी व्हाट यू कॉल हैवी इम्पैक्ट, या फिर काफी इफेक्टिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है। डिस्काउंट रेट्स डिटरमाइन करता है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को एसेस करने के लिए कितने एक्यूरेट हो, राइट। ये आपको एक कुछ देर बाद पता चल जाएगा। संक कॉस्ट। सो संक कॉस्ट का क्या मतलब है? संक कॉस्ट मतलब होता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट के पीछे कितना पैसा बर्बाद किया है पास्ट में। ओके। सो और वो संक कॉस्ट जो है वो अकाउंटिंग में कैलकुलेट होता है लेकिन फाइनेंस में कैलकुलेट नहीं होता। देखिए, while accounting carefully considers them in balance sheet, income statement, finance professionals view the amount paid as for an asset as gone forever. Okay, सो sunk कॉस्ट जो है वो एक किसी एसेट पे जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है
दैट इज कॉल्ड sunk कॉस्ट। सपोज मैंने कल एक मशीन खरीदा, और उस मशीन के पीछे मैंने 10 10 रुपए का मशीन है, और उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने किया कि 2 रुपए मेरे ज्यादा गए, लेबर वगैरह या फिर मशीन को ऑयलिंग वगैरह करवाना। सो दैट इज माई संक कॉस्ट, एंड दैट विल इज लॉस्ट फॉर एवर इन केस ऑफ फाइनेंस, बट इन अकाउंटिंग दैट इज ऑल्सो काउंटेड एज एडिशनल एक्विजिशन कॉस्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल है, यहाँ पे एक अच्छी तरह से दिखाता है कि $1000 अगर 2% डिस्काउंट रेट में हो तो कितना होता है, और 10% डिस्काउंट रेट में हो तो कितना इम्पैक्ट इसका पड़ता है, राइट। सो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट। अब एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है यहाँ पे। लेट्स से नाइकी जो है एक नया फैक्ट्री बनाएगी, और उसके लिए इसने $75 मिलियन इन्वेस्ट किया है। नाइकी ने प्रोजेक्ट किया है कि पिछले 5 सालों तक वो 25 मिलियन जो है वो अर्न करेगी। ओके। सो 25 जो अर्न करेगी, तो हमने पकड़ लिया कि जो है 75 मिलियन, प्रोजेक्ट $75 मिलियन जो है उसको वो 10% रेट पे हम लोग अगर इन्वेस्ट करें तो उसके साथ हमने कंपेयर किया है। सो $75 को अगर हम इन्वेस्ट करें, सो दैट विल बी, लेट्स से 75 इंटू 5 साल, राइट। सो इट विल बी 75 इंटू 1.1 का पावर 5। So this will be my future value for after 5 years. Similarly, यहाँ पे अगर देखिए 25 25 करके अगर मेरे को मिलता है, सो 25/1.1, ये 1 साल का। 25/1.1 का स्क्वायर, ये 2 साल का, ठीक है। मतलब देखिए, ये जो 1.1 पावर 1 है, इसका मतलब ये है कि 25 रुपया मुझे 1 साल बाद मिलने वाला है ना। तो इसका जो है प्रेजेंट वैल्यू कितना है, ओके, प्रेजेंट वैल्यू कितना है अभी, आज जो मैं ये 75 रुपए खर्च कर रहा हूँ। सो ये 25 रुपए मैंने 1 साल बाद मेरे को मिला, तो इसको मैंने 1.1 से डिवाइड किया टू ऑब्टेन इट्स प्रेजेंट वैल्यू। सिमिलरली 2 साल बाद जो ये 25 मिला, इसको मैंने 1.1 से डिवाइड, स्क्वायर से डिवाइड किया टू ऑब्टेन एट प्रेजेंट वैल्यू। सिमिलरली ये काम करने पे मेरे को पता चला कि 94.8 जो है वो मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है प्रोजेक्ट का। ओके। सो इससे मैं जो है 75 माइनस करूंगा, 94.8 से 75 माइनस करूंगा, तो मेरे को पता चलेगा कि यार मेरे को $19.8 मिलियन का सरप्लस होने वाला है। तो ये प्रोजेक्ट जो है मेरे लिए फायदेमंद है ना। इसलिए मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगा। उसके बाद एक और सिचुएशन दिया है। सपोज 1 साल बाद नाइकी को पता चलता है कि यार नहीं, सेल्स उतना अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे को सिर्फ 25 रुपए का मिलने का बात था लेकिन सिर्फ 10 रुपए मिल रहा है। तो वो क्या करेगा, वो फिर से अपना नेट प्रेजेंट वैल्यू एसेस करेगा नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए। और इस जिस तरीके से हमने 25 के लिए किया था, उसी तरीके से ये 10 के लिए भी करेगा। और इस तरीके से उसको पता चलेगा कि 4 साल के बाद उसको 31.7 मिलियन जो है वो मिलने वाला है। तो वो देखेगा कि नहीं यार, ये तो मेरा घाटा हो रहा है, तो वो किसी कंपनी को 40 मिलियन पे बेच देगा, ठीक है। 40 मिलियन पे बेच देगा, और हम 40 मिलियन पे बेच देगा, और नाइकी टेक द डील, नाइकी शुड टेक द डील विथ हेजिटेशन, ठीक है। वो नाइकी थोड़ा हेजिटेट करके लेकिन बेच देगा, क्योंकि बेचना उसके लिए फायदेमंद रहेगा। सो दिस इज व्हाट नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंट रेट इज, है ना। देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है कि, और यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया गया है, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट इज द सम ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड बैक टू द प्रेजेंट यूजिंग एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, ठीक है। तो जैसा कि हमने किया, ऑल द फ्यूचर कैश फ्लो, सपोज 25 रुपए नेक्स्ट ईयर आएंगे, 25 रुपए उसके बाद वाले ईयर में आएंगे, तो उनको हमने डिस्काउंट रेट में इन कैश किया, है ना, जिससे मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिला।
उसके बाद इक्विटी एनालिसिस फॉर कॉर्निंग ग्लास। सो एक और केस स्टडी जो है हम लोग देखने वाले हैं। सो इस सेक्शन में क्या कहता है कि कॉर्नवेल एक कंपनी है जो कि ग्लास बनाती है ना। जो लेट से कोई टीवी का एलसीडी या एलईडी ग्लास हो गया वो बनाती है। अब वो किस चीज से बनाती है? सैंड से बनाती है, राइट। सैंड से स्क्रीन बनाती है। और वो किसको बेचती है? एलजी जैसे कंपनीज को, जो कि एंड यूजर्स है उन स्क्रीन्स के। इसमें क्या दिखाता है कि इस फिगर को देखिए 8 से लेके 12 तक की। कॉर्निंग ग्लास जो है दैट इज द ब्लू फिगर, और S&P 500 एक मार्केट का जो एवरेज है वो है, और एलजी जो है दैट इज ऑरेंज। तो ये इनके स्टॉक प्राइसेस है। ओके। सो यहाँ पे बोला है कि कॉर्नवेल ग्रो रैपिडली 2000 से पूरा 2010 तक बहुत रैपिडली जो है वो लोग ग्रो किया। और 2010 में जो है उनका शेयर थोड़ा फॉल करने पे आया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये मार्केट नॉर्म है। ये जो है मार्केट नॉर्म है। और कॉर्निंग ग्लास जो है वो मार्केट नॉर्म से नीचे चला गया। तो इससे काफी शेयर होल्डर्स के पसीने छूट गए कि यार ये क्या हो रहा है। तो मोएल एक हमारा जो है वो एक कंसल्टेंट है, वो हमें बताएगा कि क्या करना है। अभी हमें होल्ड करके रखना है या फिर मतलब जाने देना है ना। तो कॉर्नवेल क्या कर सॉरी मोएल क्या करता है कि मोएल पहले उस कंपनी का बैलेंस शीट देखता है, और उसका जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है ना। सॉरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखता है और डिस्काउंटेड कैश फ्लो बनाने की कोशिश करता है। सॉरी, फ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट एस्टिमेट करने की कोशिश करता है। तो उसके लिए वो क्या देखता है? वो हम जो फॉर्मूला अभी हमने देखा कि फ्री कैश फ्लो यूज करने का जो कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो यूज करता है। और वो ही अराइव्स एट ए कंक्लूजन दैट उसका जो कॉर्नवेल का जो क्या बोलते हैं उसको, फ्री कैश फ्लो पोजीशन है वो बहुत बढ़िया है। ओके। और एलजी जैसे कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं मार्केट में। एलजी, तो उसके वजह से थोड़ा सा टेम्पोररी जो है वो इफेक्ट आया है कॉर्नवेल पे। बट इन द लॉन्ग रन कॉर्नवेल इज गोइंग टू परफॉर्म वेल। एंड दैट इज वाई जब मोएल हमारा एक एनालिस्ट है, जब मोएल से पूछा गया कि भाई क्या करना है अभी इस शेयर का, इतने अगर ये फर्दर गिरा तो हमारा घाटा हो जाएगा, तो हम बाई करें या सेल करें। तो वो मो कहता है कि आप बाई करो। ठीक है, क्योंकि इसका शेयर जो है ठीक हो जाएगा कुछ दिन बाद। तो इन्वेस्टर्स जो है वो लोअर्ड प्राइस पे और ज्यादा बाई किया, जिसको वो थोड़ी देर देर बाद आपने जैसे देखा कि वो ऊपर उठ गया है ना, ऊपर उठ गया। तो इससे फायदा हुआ। और दैट इज वाई, और यही एग्जैक्टली होता है, यही सब चीजें इक्विटी एनालिसिस में देखी जाती है कि आप कोई पार्टिकुलर कंपनी के इक्विटी शेयर्स जो है वो खरीदोगे या बेचोगे, इसका जो है एडवाइस देता है। सो दिस इज एन एग्जांपल कि अ, कोई टेम्पोररीली कोई कंपनी का स्टॉक अगर अंडर परफॉर्म करता है, तो कई बार क्या होता है कि मार्केट हाइप की वजह से उस स्टॉक का प्राइस और गिर जाता है। लेकिन हमें उस वक्त उस कंपनी का बैलेंस शीट और स्पेसिफिकली कैश एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, कैश एनालाइज करना चाहिए कि वो कंपनी का कैश पोजीशन कैसा है। कैश पोजीशन हमें एक एक्यूरेट पिक्चर देता है कि आगे जाके ये कैसा परफॉर्म करने वाला है, जिसकी मदद से हम अपने डिसीशंस ले सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एक दूसरा कंपनी, चाइनीज कंपनी, दैट इज होन हाई शार्प। ओके।
सो होन हाई शार्प के केस में जंप करने से पहले हम कॉर्निंग ग्लास के एक बार जो है 13 और 14 के स्टॉक परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो जो है हमारा इक्विटी एनालिस्ट था, उसने कहा कि आप खरीद सकते हो इसका शेयर अभी, क्योंकि इसका जो है परफॉर्मेंस आगे जाके अच्छा देने वाला है। तो 13-14 में हम लोग जाके देखते हैं कि यार मार्केट नॉर्म से कॉर्निंग ग्लास का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, लेकिन एलजी का परफॉर्मेंस जो है वो नीचे गिर चुका है ना। सो इससे हमें पता चलता है कि अ, जो है कंक्लूजन निकल के आता है कि एंड यूजर जैसे कि एलजी अगर अच्छा परफॉर्म ना भी करे तो भी दैट इज नॉट एन इंडिकेटर फॉर द इट्स प्रोवाइडर कंपनीज, राइट। हमें स्पेसिफिकली कैश पोजीशंस चेक करना चाहिए किसी कंपनी का एसेस करने से पहले। और कॉर्निंग ग्लास का जो है हमने क्या बोलते हैं उसको, कैश फ्लो का जो पोजीशन है वो डिटरमाइन किया था, और हमें पता चला था कि दैट इज पॉजिटिव, राइट। So that is why we decided to buy, and we came to the conclusion that it is going to perform better at the future. अब होन हाई शार्प एक चाइनीज सॉरी जापानीज कॉरपोरेशन है, जो कि अच्छे मतलब उसका जाना माना नाम है फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी। ओके। सो ये एलसीडी प्लांट बनाती है, और इसको जो है अपना एलसीडी का स्क्रीन बड़ा करना है। और एलसीडी का स्क्रीन बड़ा करने के लिए इसको नया प्लांट चाहिए, जिसका वजह से इसको 4.8 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्ट करते वक्त इसने जब अपना जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट निकाला, तो इसको पता चला कि इसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज वो नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, -2988। फिर भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको इग्नोर किया और उन्होंने जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर डाला। क्योंकि उनको लगा कि ठीक है, एनपीवी करते वक्त हम कुछ जो है फैक्टर्स को जो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जो कि हमें लगता है ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार, बिल्ड करना है, बिकॉज इट वाज सो एनामर्ड विद बोथ द टेक्नोलॉजिकल चैलेंज एंड डिजायर टू बी ऑन कटिंग एज, क्योंकि उन्हें एकदम लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे रहना था, कि अगर ऐसा ना हो मैं हमारे पहले ही कोई और कंपनी आके कैप्चर कर ले मार्केट, है ना। सो like many management group distrusted NPV analysis when it did not provide the answer they wanted, and that distrust proved very problematic. Unsurprisingly, Sharp soon ran into problems. It had hoped against its forecast that consumer demands for very large TVs would be robust. It had hoped that it would could sell the TVs for a few $1,000s each, which would have allowed for enough margin, EBITDA and cash flow to। तो उन्होंने उनको लगा था कि नहीं यार, एनपीवी नेगेटिव आया तो क्या हुआ, हम्म, हमारा जो है इतना क्वांटिटी में से हम लोग सेल करेंगे कि हमारा EBITDA जो है वो इतना सफिशिएंट अमाउंट में हम लोग कमा लेंगे कि मार्जिन तो निकल ही जाएगा। लेकिन उसके बाद उन लोगों जो एक्चुअल रियलिटी आया सामने आया, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट, ओके। तो उनका जो है सेल्स भी अच्छा नहीं हुआ, और जो एनपीवी था वो तो पहले से ही नेगेटिव में था, ठीक है। तो उसके वजह से उनको क्या करना पड़ा कि उनको अपना कंपनी बेच देना पड़ा। Ultimately, Sharp was so desperate that he decided to sell 46% of the Sakai plant to Tero Igo, chairman of the Honhai Precision. Okay, so इसका वजह से उनको भारी घाटा हो गया। That is, it shows that NPV is a very, what you call, is a very important measure to concern, right? It is a very important parameter for assessing a company, or for assessing the project of a company, right? So इस पूरे चैप्टर से दिस मार्क्स द एंड ऑफ द चैप्टर। सो इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीखा एक बार समराइज कर लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने सीखा कि कैश क्यों इम्पोर्टेंट है और नेट प्रॉफिट क्यों एक अच्छा मेजर नहीं है। ओके। सो फर्स्ट, ओके, एक सेकंड। हाउ फाइनेंस वर्क्स
चैप्टर 2, नोट्स, द फाइनेंस पर्सपेक्टिव, है ना, यही नाम था ना? या, द फाइनेंस पर्सपेक्टिव। Okay, so I have made the entire summary or notes of all the important formulas and informations that we need to take away from this chapter, right? So first of all, हम लोग अगर देखें तो नेट पहला जो पॉइंट है दैट इज नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्सेस होता है ईबिट, और ईबिट प्लस डिप्रिसिएशन और amortization होता है EBITDA। उसके बाद नेट प्रॉफिट नॉट अ गुड असेसमेंट ऑफ अ कंपनी। ओके, क्यों हमने पढ़ा कि क्यों, ये भी हमने पढ़ा कि नेट प्रॉफिट में जो है इज नॉट अ वेरी गुड assessing factor for a company because it does not give you the accurate comparative comparing measures। ओके, दो कंपनीज को कंपेयर करने के लिए अच्छा मेजर नहीं है नेट प्रॉफिट। ओके, देन ऑपरेटिंग कैश फ्लो का जो इक्वेशन है दैट इज नेट प्रॉफिट प्लस डिप्रिसिएशन माइनस इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल माइनस स्टॉक प्लस अनअर्न्ड रेवेन्यू प्लस अकाउंट्स पेबल मिलके होता है हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो। उसके बाद वर्किंग कैपिटल जो है दैट इज अकाउंट्स रिसीवेबल प्लस स्टॉक माइनस अकाउंट पेबल। ओके, और नेट प्रॉफिट और वर्किंग कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है? वर्किंग कैपिटल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्किंग कैपिटल के दम पे भी कुछ कंपनीज जो है अपना जो एफिशिएंट बिजनेस ऑपरेट कर सकती है, जैसे कि amazon हो गया, ठीक है। amazon और नेटफ्लिक्स का हमने केस स्टडी देखा जिसमें हमें पता चला कि amazon सिर्फ अपने वर्किंग कैपिटल के बलबूते पे एक अच्छा खासा बिजनेस रेवेन्यू, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा किया, जबकि अमेजोन सॉरी नेटफ्लिक्स जो है अपना सारा पैसा कंटेंट पे डाल दिया। अब इन कंटेंट इज अ इन्वेस्टमेंट, अगर कंटेंट चला तो बढ़िया, अगर नहीं चला तो मुश्किल है भैया, ठीक है। उसके बाद एनपीवी हमने देखा कि यार एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ प्रोजेक्ट इज बेसिकली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, ठीक है। और ये जो है कैश फ्लो बाई 1+r⁴ is how we calculate NPV. So I guess that's all for this chapter. I hope you had a fun and productive time learning this chapter from me. If you like this video, then please leave a like on this video, comment on this video, and subscribe to my channel. Thanks and have a nice day.